हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक सिलेबस का जो कि है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। सो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम। तो जो हमारा सिलेबस है इसमें मैं कंटिन्यूस चल रही हूँ, तो नीचे का जो आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमी वाला पोर्शन है वो लगभग कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद मैं इसका तुरंत एमसीक्यूज स्टार्ट कर दूँगी, जिससे आपके जो एमसीक्यूज वाले बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि एमसीक्यूज भी बताइए ताकि हमको आइडिया हो पाए क्वेश्चंस का। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मैं उसमें एमसीक्यूज आपको दे दूँगी, ठीक है। तो इस तरह से फिर ये, क्योंकि आपका थ्योरेटिकल चीज़ें ख़त्म हो गई, दैन फिर डेली एमसीक्यूज और करंट अफेयर्स के जो भी वीडियो आ जाएंगे आपके लिए। और ऊपर वाला जो पोर्शन है उसके मैं डायरेक्ट एमसीक्यूज दूँगी, क्योंकि वो टॉपिक पढ़ाया है पहले से ही बहुत सारा, तो उसके हम एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। तो आज हम देखेंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंडिया में, इसकी कुछ ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस और उसके कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, उसको कैसे हम मैनेज करें, ये सारे पॉइंट्स देख लेंगे। तो जो भी आपका हमको पता है कि जो फूड, ठीक है, फूड यानी फूड की प्रोसेसिंग हो रही है, यानी फूड जो है उसको मॉडिफाइड किया जा रहा है, मे बी रॉ है तो उसको कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं उसके मतलब जैसे कि गेहूँ है तो उससे आटा बन रहा है ना, तो इस तरह से उसकी एक प्रोसेसिंग हो रही है। तो जो आपका फूड प्रोसेसिंग है ये एक औद्योगिक प्रक्रिया होती है। क्या होता है जिसमें कि जैसे कि कृषि, ठीक है, या फिर आपका लाइक एग्रीकल्चर के अलावा एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और पोल्ट्री और मीट, या फिर आपका फिशरीज, इसमें क्या होते हैं, इसमें जो भी कच्चे माल जो होते हैं, इन कच्चे माल को हम क्या करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, जिससे कि वैल्यू एडिशन करके हम फूड जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उनको चेंज करते हैं, ठीक। तो ये होता है यहाँ पर। सो जो लास्ट में जो हमको लाइक प्रोसेस जो फूड मिलता है वो क्या होता है, हमारे लिए एडेबल होता है, यानी खाने योग्य होता है। और इसका जो भी आपका वाणिज्यिक मूल्य होता है वो ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू रॉ फॉर्म के कंपैरिजन में, क्योंकि जब वैल्यू एडिशन हो जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, इसलिए नाम ही उसका वैल्यू एडिशन है। सो प्रसंस्करण या फिर बोल सकते हैं हम जो प्रोसेसिंग होता है, इसमें क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के आपको प्रिजर्वेटिव जो होते हैं, प्रिजर्वेटिव टेक्निक्स रहते हैं, और कुछ ऐसे लाइक हम चीज़ें या मीडियम यूज़ करते हैं जिससे जो आपका रॉ भोजन है, यानी रॉ फूड जो होता है, कच्चा जो भोजन है, उसका उसके टेस्ट में, उसकी क्वालिटी में और उसका जो सेल्फ लाइफ है उसको हम इंक्रीज़ करते हैं या उसके सेल्फ लाइफ को हम बढ़ाते हैं। तो जो वर्ल्ड में आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वो जो भी फूड, जितने भी अवेलेबल इंडस्ट्रीज़ हैं फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड, उनके द्वारा बहुत पुराने समय से लाइक जो आपके ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं उनके साथ ही साथ जो रिसेंट डेवलप साइंटिफिक मेथड्स हैं, उन दोनों का यूज़ करके क्या किया जा रहा है, फूड प्रोसेसिंग करके क्वालिटी और टेस्ट और सेल्फ लाइफ बढ़ाई जा रही है फूड की। बेसिक ये एक मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया इस चीज़ का। और जो भी आपका फूड प्रोसेसिंग जो होता है, ठीक है, ये एक क्या है, ये एक आधुनिक बोल सकते हैं हम, ये रिसेंट मतलब हम अभी का कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है। फूड प्रोसेसिंग ये बहुत समय से चला हुआ आ रहा है, पुराने टाइम से ही ये रिलेटेड है। जब स्टार्टिंग में जो लाइक ह्यूमंस जो रहते थे, यानी जो आदि मानव थे, जब आपको पता है अपने कच्चे भोजन को उन्होंने क्या किया था, भूनना स्टार्ट किया था, फिर उन्होंने पकाना स्टार्ट किया, फिर सेकना और भाप से फिर उन्होंने पकाना स्टार्ट किया था। इसमें उन्होंने नमक, मसाले, तेल, ये सब जो उपयोग है, ये अचार बनाने की भारतीय परंपरा जो है, ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है फूड प्रोसेसिंग का कि पहले से ही ये किया जा रहा है। प्रिजर्वेटिव यूज़ किए जाते थे, लाइक नमक, शुगर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिजर्वेटिव इन केस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। सेल्फ लाइफ बढ़ाता है नमक और शुगर, जैसे कि मुरब्बा में शुगर यूज़ करते हैं, अचार में नमक यूज़ करते हैं और ऑयल यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पर पॉइंट है। नाउ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो होता है, ये आप जैसे कि आपको पता है कि जो भी आपका इंडस्ट्रियल जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, उसके जो आपके इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का जो तेज डेवलपमेंट हुआ है, उसके साथ साथ ही वर्ल्ड लेवल पे जो आपके ह्यूमंस हैं उनके जो उपभोग बोल सकते हैं हम, ठीक है, उनका उपभोग यानी कंजप्शन, यहाँ पर उसका जो लाइक फॉर्म है या पैटर्न है,
उसमें क्या हुआ है, लाइक अनाज से लेकर आपके फल, सब्जी, दूध, मछली, मांस और पोल्ट्री जो प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पौष्टिक आहार में बदलाव देखा जा रहा है। सो इसके परिणाम स्वरूप क्या है, जो भी आपका प्रोसेसिंग यूनिट है यानी फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है, उनका भी डेवलपमेंट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस। ठीक है, जिसका वर्ल्ड लेवल पे जो मूल्य है वो अबाउट $2 ट्रिलियन से भी अधिक है और यह तेज़ी से बढ़ रहा है, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो कि इंग्लिश में है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ। क्योंकि ह्यूमंस जो है उनके टेस्ट में चेंज आ रहा है, और मतलब फूड से रिलेटेड लाइक सीरियल, फ्रूट, वेजिटेबल, तो जब चेंजेस आ रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग ये इंडस्ट्री में भी डेवलपमेंट आ रहा है। तो ये यहाँ पर है ना, सम अपस्ट्रीम्स एंड डाउनस्ट्रीम्स रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो देख लेते हैं। तो अपस्ट्रीम जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं या आवश्यकताएं हैं, जैसे कि कच्चे माल और आपका पूंजी और जो उत्पादन के जो अन्य फैक्टर्स होते हैं यानी प्रोडक्शन के जो अन्य जो भी कारक होते हैं, जैसे निर्माता या व्यापारियों की आवश्यकता है। इसके अलावा डाउनस्ट्रीम आवश्यकता में है कि प्रोसेसिंग के लिए जो क्वालिटी चेक होता है, ठीक है, वो अन्य जो भी अदर जो व्यवसाय होते हैं, ठीक है, उनके लिए ग्राहकों को जो प्रोसेस्ड आपके फूड रहते हैं उनकी बिक्री करना शामिल होता है ये सब में, यानी अदर बिजनेस और रिटेल कस्टमर यहाँ पर रिक्वायर होंगे। ये हो गया आपका डाउनस्ट्रीम में। नाउ वी सी द व्हाई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसका क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों मतलब हमको चाहिए कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ही क्यों, और भी तो कोई उद्योग हो सकते हैं ना। जैसे कि आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड लेवल में जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो जो बेसिकली हमारा इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है, उसके दो महत्वपूर्ण स्तंभों जैसे कि आपका एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्री है, इसके बीच एक बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट रिलेशन बनाता है, यानी रिलेशन का निर्माण करता है। तो दिस फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है, दे ऑल ओवर द वर्ल्ड दे प्रोवाइड अ वाइटल लिंकेज बिटवीन द टू इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ द इकोनॉमी, जैसे जो कि है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो एक पिलर के रूप में वर्क कर रहा है जो कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, जो हमारा इंडियन और वर्ल्ड लेवल में जो इकोनॉमी होते हैं उसके दो इम्पॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्या कर रहा है, लोगों का जो जीवन है उसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट है उस पर भी डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। ठीक, मतलब सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। और इसके अलावा FPI के जो कुछ इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स में यहाँ पर समझ सकते हैं अगर आपको समझना है। तो पहला जो है रिड्यूसिंग द फूड वेस्ट। जैसा कि आपको पता है भोजन का जो अपव्यय है उसको कम करने के लिए, जैसे संयुक्त राष्ट्र जो है उनके अकॉर्डिंग है, उनका एक अनुमान है कि वर्ल्ड लेवल पे या फिर वैश्विक स्तर पर लाइक 1/3 जो भोजन है या उससे अधिक भोजन जो है वो बर्बाद हो जाता है। और FPI जो है अतिरिक्त फसल देने से इस अपव्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है। सेकेंड, कुपोषण से या कुपोषण को कम करना यानी रिड्यूस द मैलन्यूट्रिशन। तो विटामिन और जो खनिज हैं यानी मिनरल्स हैं उसको अगर हम भरपूर रूप से प्रोसेस्ड जो भी आपके प्रोडक्ट्स रहते हैं, प्रोसेस्ड फूड रहते हैं, इससे जो भी जनसंख्या का जो न्यूट्रिशन लेवल है या पोषण स्तर है उसमें भी वृद्धि होगी ना। थर्ड जो है प्रिजर्व द फूड क्वालिटी और इंक्रीज द सेल्फ लाइफ। लाइक मैं बताती हूँ यहाँ पे कि आपको पता है फंगस, बैक्टीरिया और जो भी अलग इंसेक्ट्स रहते हैं इन सब के कारण भोजन जो है वो ख़राब होने से मतलब उन जो भी नुकसान होता है उससे भी रोकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं जिससे कि ये जो भी फंगस, बैक्टीरिया से या कीड़ों से जो नुकसान होता है उससे रोका जा सकता है, फूड को ख़राब होने से भी बचाया जा सकता है। नाउ फसल विविधीकरण यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। सो लाइक बढ़ते आपके बाजार के साथ साथ किसानों को विभिन्न प्रकार के जैसे कि फसलें उगाना, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, ये सब के लिए उनको मतलब उनका अभ्यास कराने के लिए उनको प्रोत्साहित करना, ये सारा इसके अंतर्गत आएगा। नाउ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी रोजगार का सृजन भी होता है, जो कि यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्रदान करता है, क्योंकि जैसे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वहाँ पर ह्यूमन्स लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको पता है कि श्रम के साथ साथ प्रौद्योगिकी के जो गहन क्षेत्र हैं ये भी इसमें आएंगे। तो ये यहाँ पर आएगा पूरा पॉइंट, इसलिए यहाँ पर बोला है लेबर तो है ही एज वेल एज अ टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सेक्टर। तो ये
नाउ इंक्रीज द फार्मर इनकम, ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे फूड जो प्रोसेस्ड फूड है उनकी जैसे जैसे डिमांड्स बढ़ती है या उनकी मांग बढ़ती है, वैसे वैसे जो भी कच्चे कृषि के माल हैं उनकी भी मांग बढ़ेगी। ठीक है, जैसे आटे की मांग बढ़ेगी तो गेहूं की भी मांग बढ़ेगी, क्योंकि आटा किससे बनेगा, गेहूं से। तो इस तरह से किसानों के भी इनकम में इंक्रीज होगा या उनकी आय में वृद्धि होगी। नाउ आपका कर्ब द फूड इन्फ्लेशन, लाइक क्योंकि सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है इसलिए भोजन जो है वो पूरे वर्ष अवेलेबल रहेगा और खाद्य मुद्रास्फीति पर नज़र रखते रहेगा। और इसके अलावा एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा, यानी अगर आप अच्छी गुणवत्ता वाले फूड प्रोडक्ट्स जो हैं पूरे वर्ल्ड में इसका वैल्यू है, ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम अच्छे प्रोडक्ट्स उत्पादन करते हैं तो जो भी हम एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कर पाएंगे और ये बहुत आवश्यक विदेशी जो मुद्रा है वो हमको मिलेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, भारत का बासमती चावल ये एक्सपोर्ट होता है हाईली और इससे हमको अर्निंग होती है फॉरेन जो मनी है उसकी ना। FPI इंडियन सिनेरियो, इसका एक भारतीय परिदृश्य हम बोल सकते हैं। ठीक, ओके ना। आपको पता है 130 मिलियन से अधिक जो भी आपके घरेलू उपभोक्ता या कस्टमर्स होते हैं या कंज्यूमर्स जो होते हैं वो बाज़ार के साथ साथ भारत और उसके अलावा जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग जो एरिया है उसके लिए एक बहुत बड़ा सेंटर है या केंद्र है। और जो इंडियन फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है वर्ल्ड लेवल पे सेकेंड सबसे बड़ा या लार्ज फूड, ठीक है, बोल सकते हैं हम प्रोड्यूसर मतलब इंडिया है, जो कि केवल चीन से पीछे, यानी फर्स्ट पोजीशन अगर आप जानना चाहते हैं कि इसकी चाइना के आफ्टर दैट इंडिया होता है, तो ये यहाँ पर पॉइंट है। नाउ हम देखते हैं भारत जो है फल और जो सब्जियां हैं विश्व का दूसरा है और पहला यहाँ पर चीन है। ठीक, तो इंडिया जो है सब्जियों और फलों में सेकंड पोजीशन उन्होंने होल्ड करके इंडिया ने रखा है। हालांकि उपज का लगभग 2% ही क्या हो पाता है, प्रोसेस्ड हो पाता है, बहुत सारा वेस्टेज में चले जाता है क्योंकि यहाँ पर कोल्ड यूनिट, स्टोरेज स्ट्रक्चर और प्रोसेसिंग यूनिट की बहुत कमी है। और इसके अलावा समुद्री उत्पाद यानी कि जो फिश से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं और प्रॉन कल्चर और जो भी ये कल्चर्स होते हैं जो कि ओशन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनकी जो प्रोसेसिंग होती है वो लगभग अबाउट 8% होती है। और आपका डेयरी और आपका पोल्ट्री से रिलेटेड जो है डेयरी 35% है और पोल्ट्री 6%, जो भी इससे रिलेटेड जो फूड होते हैं वो प्रोसेस्ड हो पाते हैं। और पूरे वर्ल्ड लेवल में इंडिया में आपका जो एनिमल्स होते हैं वो सबसे अधिक आबादी है यहाँ पर इंडिया में। लेकिन अगर मीट का हम प्रोडक्शन बोलेंगे तो केवल और केवल मीट का जो प्रोसेसिंग है वो 1% होता है। ठीक है, तो मांस उत्पादों का जो प्रोसेसिंग है वो 1% है। भारत जो है नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक जो भी खाद्य प्रसंस्करण का केंद्र है और जो सेकेंडरी जो भी फूड प्रोसेसिंग जो है उसकी लाइक तुलना में कम मूल्यवर्धक है। सो लाइक भारत का जो कृषि निर्यात में जो कच्चे माल का वर्चस्व है, न कि उच्च मूल्यवान प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की प्रमुखता है। यानी कच्चे माल को तो ये निर्यात करता है बट प्रोसेसिंग इतना हाई लेवल पे नहीं है, इसलिए इतने अधिक मात्रा में प्रोसेस प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट नहीं होते हैं। और इसके अलावा ही नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, मोर देन 70% ऑफ FPI इज स्प्रेड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ लाइक कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री। सो जो भी असंगठित लाइक क्षेत्र होते हैं तो उसका 70% जो है अधिक से अधिक वो कुटीर और लघु उद्योगों के रूप में फैला हुआ है। नाउ इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो कृषि है या एग्रीकल्चर है इससे रिलेटेड जो एरिया हैं उनके लिए कम मूल्य और कम आय वाला ये जो है क्षेत्र होता है, जो किसान को अपने जीवन स्तर पे सुधार करने के लिए रोकता है। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें मतलब इतना प्रोडक्शन होने के बाद प्रोसेसिंग ढंग से नहीं हो पा रहा है, प्रॉपरली प्रोसेस प्रोडक्ट मतलब नहीं बोल सकते हैं हम एक्सपोर्ट हो पा रहे हैं, तो ये रोक रहा है किसानों को कि उनका हाई लेवल मतलब लेवल ऑफ जो स्टैंडर्ड लेवल है, ठीक है, या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अपग्रेड हो, क्योंकि वो नहीं बढ़ पा रहा है। इतना प्रोडक्शन होने के बाद भी प्रोसेस नहीं हो पाता और वेस्ट हो जाते हैं फूड जो है वो, तो ये कारण है यहाँ पर। नाउ द स्कोप ऑफ द FPIs इन इंडिया, 1 मिनट, ठीक।
तो जैसे आपको पता है पूरे वर्ल्ड में जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है इसका जो डेवलपमेंट है इसके साथ साथ क्या होगा, मतलब विकास के साथ ही साथ भारत में बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, लोग गांव से शहर की ओर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लाइफ यानी जो लाइफ स्टैंडर्ड या जीवन स्तर है उसमें भी सुधार, और उपभोग जो भी स्टैंडर्ड है या पैटर्न है उसमें भी चेंजेस आए हैं। इससे इस चेंजेस या बदलाव से क्या हुआ है, भारत में जो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है और जो आपका मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी एरिया हैं उसके लिए ज़बरदस्त यहाँ पर संभावनाएं क्या हुई, पैदा हुई है। तो जो एक प्रमुख हम खाद्य उत्पादक के रूप में भारत की स्थिति, भारत का जलवायु या क्लाइमेट और यहाँ की मिट्टी की जो फर्टिलिटी है और पशुधन है, ठीक है, यानी एनिमल्स हैं, इससे रिलेटेड जो भी हम देखते हैं तो इसके मामले में जो संसाधन का जो लाभ है यानी रिसोर्सेज का जो बेनिफिट्स और जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है इसको बढ़ावा देने के लिए जो सरकार है उसकी पहल, और जो भी भारत में आपका जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है उसके लिए एक भरपूर क्षमता को ये उजागर करेगी। ठीक, तो ये यहाँ पर पॉइंट्स हैं। कुपोषण बढ़ रहा है और साथ ही साथ अभी भी हमारे यहाँ भूखमरी से रिलेटेड, मतलब प्रचलित भूखमरी से रिलेटेड मुद्दों के साथ साथ फूड जो आपका सिक्योरिटी है इसकी बहुत आवश्यकता है। ठीक, तो ये भारत में FPI के प्रचार का एक बड़ा कारण यहाँ पर ये है। नाउ नेक्स्ट, खाद्य जो प्रोसेसिंग जो एरिया है उसमें कुछ विशेषज्ञों द्वारा भारतीय जो इकोनॉमी है या इंडियन जो इकोनॉमी है उसके फ्यूचर के चालक के लिए ये रूप में एक प्रतिष्ठित किया गया है, यानी FPI जो है इसके लिए एक चालक के रूप में वर्क करेगा, तो इसका स्कोप है। इसके अलावा पर्याप्त एक नीतिगत ढांचा और तकनीकी और जो भी आपके वित्तीय जो भी निवेश हैं, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसके साथ ही भारत शीघ्र ही चीन से आगे निकल जाएगा। तो ये स्कोप है आपके किसके, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के। अगर हम इतना ध्यान देंगे तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर पॉइंट, सम इश्यूज इन द FPI इन इंडिया। तो मैं इश्यूज़ जो है पॉइंट्स बताऊंगी आपको, ठीक है। उससे पहले कुछ बता देती हूँ आपको कि आपको पता है कि वर्तमान में जो भी इंडियन इकोनॉमी है उसमें सबसे बड़ी अगर हम टेंशन की बात देखें तो जो भी आपका, जैसे मैंने बताया, लघु और कुटीर उद्योग जो यानी आपके लार्ज एंड स्मॉल कॉटेज जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं उन क्षेत्रों की आप इनफॉर्मेलिटी और उच्च उपस्थिति की कमी, और साथ ही साथ जो आपकी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं या क्षेत्र जो हैं इस समस्या का मतलब वो अपवाद नहीं है। चूँकि यहाँ पर FPI जो है भारत के कुल खाद्य बाजार के लगभग 32% हेतु ही जिम्मेदार होता है, और जो भारत की जो आबादी है उसका एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो सोशल एंड इकोनॉमिक रूप से उनका डेवलपमेंट जो है इसके लिए एक बहुत ही, ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया बन जाता है, मतलब जो लोग हैं उनके दोनों तरह से सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है ये एरिया जो है ये अपने विकास में कई इश्यूज़ हैं, बाधा है, उनका सामना करता है। तो इसके लिए यहाँ पर 3 पार्ट्स में या 3 वर्गों के अंतर्गत इसको हम बेसिकली समझ सकते हैं। तो उसके लिए, इसको समझने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, ठीक। तो सबसे पहला जो आपका है, यहाँ पर आपने ये पॉइंट देख लिया, मैं इसको नेक्स्ट करती हूँ, फार्म लेवल चैलेंजेस, ठीक है। मैंने नंबरिंग नहीं की है। पहला जो है आपका फार्म लेवल चैलेंजेस है। इसके अंतर्गत आता है जैसे कि उत्पादन अधिक नहीं हो पाता, जो भी कृषि उत्पादन है, किसानों से जो भी निवेश है यानी इन्वेस्टमेंट है उसमें कमी, जैसे कि बेहतर गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक, ये सारी चीज़ें। किसान जो हैं वो अभी भी ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर रहे हैं, यानी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, वो मतलब कृषि की वही पुरानी विधियाँ यूज़ हो रही हैं। और इसके अलावा कई कारणों से फसलों की बार बार होने वाली विफलता, और स्टोरेज यानी भंडारण और जो भी ट्रांसपोर्ट परिवहन जो भी सुविधाएं हैं उनका अभाव हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में आपका जो भी प्रोसेसिंग से रिलेटेड यानी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसके क्या क्या इश्यूज़ हैं। सबसे पहला पैसों की कमी यानी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। सेकंड जो है जो आपका व्यवसाय है उसकी हाई लागत या हाई कॉस्ट, और प्रॉपरली और
हमको अच्छे क्वालिटी के कच्चा जो माल है वो नहीं मिल पाते, ये भी एक इशू है। और टेक्निकल भी जो पिछड़ापन बोल सकते हैं वो ठीक है, बैकवर्डनेस वो। एंड भी जो हमको प्रचार करना है अगर हमारे प्रोडक्ट्स का, तो उसमें लागत बहुत अधिक लगती है। कोल्ड स्टोरेज यहाँ पर अच्छे से अवेलेबल नहीं है, तो कोल्ड स्टोरेज से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ हैं उसका अभाव। एंड इसके अलावा अपव्यय बढ़ाने वाले उत्पादन में असक्षमता, नौकरशाही स्तर का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, और जो भी आपका रिसर्च से रिलेटेड और डेवलपमेंट या फिर जो इससे रिलेटेड जो भी क्षेत्र हैं उसमें मतलब जो एक अच्छे श्रमिक चाहिए, हमको कुशल या दक्ष श्रमिक चाहिए, उनकी कमी है यहाँ पर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट है यहाँ पर उपभोक्ता संतुष्टि चुनौतियाँ। ठीक है, जो यहाँ पर है, जैसे कि आपको पता है पहला है यहाँ पर कि जो भी आपके प्रोसेस्ड फूड हैं उसकी हाई लागत, पैसा ज़्यादा रहता है प्रोसेस प्रोडक्ट्स का एज़ कम्पेयर टू रॉ प्रोडक्ट्स। सेकेंड, बाज़ार में जो कंपटीशन है, तो कम कंपटीशन के कारण क्या होता है, यानी लाइक लिटिल कंपटीशन है यहाँ पर, उसके कारण से विविधता और विकल्पों का अभाव। यानी कंपटीशन नहीं है तो एक ही प्रोडक्ट बहुत दिन तक चल रहा है, फिर कंपटीशन रहता है तो इम्प्रूवमेंट के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ख़राब गुणवत्ता वाले उत्पाद। एंड नेक्स्ट इज़ द लाइक टियर 2 और टियर 3 शहरों में सुपरमार्केट संस्कृति की अनुपस्थिति होती है। यानी आपका जो टायर 2 एंड टायर 3 टाउन्स होते हैं उनमें यहाँ पर जो हम बोल सकते हैं गांव लेवल का जो एरिया है, ऐसे थोड़े अनडेवलप एरिया, वहाँ पर सुपरमार्केट्स नहीं होते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको टियर बोल दिया मैंने। ठीक है, वो टायर आप बोल सकते हैं, जो आपको लगे, आपको जैसे लगे, तो प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाइएगा आप लोग प्लीज़। नाउ नेक्स्ट है मतलब मैं इसको एक आपको बताती हूँ कि ये जो आपने भी फैक्टर्स जो देखे, ये सारे फैक्टर्स जो देखे, इनके कारण भारत में क्या होता है, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट बहुत स्लो है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो इंडिया एक अत्यधिक मूल्य संवेदनशील, इंडिया का जो बाज़ार है वो बहुत ही मूल्य संवेदनशील बाज़ार है, जो कि जो कंज्यूमर्स रहते हैं, यानी जो उपभोक्ता यानी कस्टमर से रिलेटेड जो बाज़ार है उसके एक निचले क्षेत्र में व्यवसायिक जो भी आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको गंभीर रूप से सीमित कर देता है। ठीक, क्योंकि ये एक इस सब के कारण, ये बिकॉज ऑफ द मूल्य संवेदनशील बाज़ार होने के कारण ये क्या कर देता है, ये जो एरियाज़ हैं फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं उनको क्या कर देता है, रोक देता है, बोल सकते हैं हम, यह सीमित करता है। तो इसके लिए किसी भी प्रोडक्ट्स हेतु आपको मार्केट बनाना और आपको परमानेंटली उसको मार्केट को बनाकर रखना, ये बहुत बड़ा आपके लिए चुनौती है। और ये जो चुनौतियां हैं इसके साथ ही साथ इस तरह के निवेश की भी कमी है कि इसके कमी होने के कारण, यानी निवेश की जो इन्वेस्टमेंट की कमी है, इसके क्या रिज़ल्ट के रूप में एफपीआई जो उसके कामों में क्या होता है, रुकावट आती है, या उनकी जो डेवलपमेंट है या धीमी वृद्धि होती है। और जो भी आपके स्मॉल एंड लार्ज कॉटेज जो एरियाज़ होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो भी आपका डेवलप प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स रहते हैं, प्रायः उनका जो स्टैंडर्ड बोल सकते हैं वो लो होता है। ठीक, तो जो भी निर्यात है उनके लिए वो फिट नहीं होते हैं। और जो आपके टैरिफ एंड जो गैर टैरिफ जो भी आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके साथ यही कारण है कि भारतीय जो भी आपके फूड प्रोसेस्ड एरियाज़ होते हैं वो वर्ल्ड लेवल पे जीडीपी में बहुत ही कम योगदान देते हैं। और इसके साथ जो आपके कीटनाशक हैं और उर्वरक जो होते हैं, ठीक है, उनका व्यापक रूप से उपयोग जो प्रोसेस्ड फूड होता है उसकी गुणवत्ता में क्या करता है, जो कि अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, तो अगर हम बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव यूज़ करेंगे तो गुणवत्ता में ऑब्वियस सी बात है एक खतरा आएगा और इसमें खतरे में वृद्धि होती है। तो इसके अतिरिक्त जो भी न्यूट्रिटिव जो आपकी मतलब न्यूट्रिशियस जो वैल्यू है या प्रोडक्ट्स न्यूट्रिशियस जो वो तत्व होते हैं हम बोल सकते हैं, उसकी कमी से प्रसंस्कृत यानी जो प्रोसेस्ड फूड रहते हैं उसमें हाई कैलोरी और जो पोषण है वो थोड़ा कम हो जाता है, जो कि मोटापे जैसी बीमारियों का एक बहुत बड़ा कारण है यहाँ पर। जो गवर्नमेंट्स के कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो बूस्ट करते हैं एफपीआई सेंटर्स को,
तो क्या वो पहल है सरकार की ओर से। तो जो भी खाद्य प्रोसेस यानी फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण जो एरिया है, उसके महत्व को एक्सेप्ट करते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया है, मिशन मोड को प्रोत्साहित किया है। इनमें इस क्षेत्र में लगभग 100% FDI की अनुमति दी है, ठीक, जिससे कृषि जो भी निर्यात क्षेत्र हैं वो विकसित होए और राष्ट्रीय कृषि मिशन का जो है शुरुआत हुआ है। यहाँ पर जो भी फूड प्रोसेसिंग एरिया है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा जारी की गई जो प्रमुख योजनाएं हैं वो मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देती हूँ। पहला है विजन 2015 फॉर द फूड प्रोसेसिंग, लाइक इट इज़ अ स्टडी स्पॉन्सर्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सो ये आपका खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक अध्ययन है और इसमें क्या है कि 2015 तक खराब होने वाले जो योग्य फूड होते हैं उनकी प्रोसेसिंग के लेवल को 6% से 20% यानी 20% तक बढ़ाना और उसका जो वैल्यू एडिशन है उसको 20% से 35% तक बढ़ाना। और वर्ल्ड लेवल पे जो आपका फूड का जो मार्केट है उनमें भारत की जो हिस्सेदारी है उसको 1.5 से बढ़ाकर 3% करने की सिफारिश है। तो जो मतलब कितने कितने परसेंट से कितने कितने परसेंट बढ़ना है वो यहाँ पर है इसके अंतर्गत। सेकेंड, नेशनल मिशन ऑन द फूड प्रोसेसिंग लॉन्च्ड इन 2012 एज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सो इस मिशन के अंतर्गत राज्य और जो जिला स्तर है उस पर एक संगत मिशन के साथ साथ एक राष्ट्रीय मिशन की हम यहाँ पर स्थापना कर की मतलब एक परिकल्पना बोल सकते हैं वो करते हैं। और इस मिशन का बेसिक उद्देश्य ये होता है कि जो राज्य सरकार है और उससे रिलेटेड जो केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं वो प्रॉपरली हिस्सेदारी ले, भागीदारी ले और इसको सुनिश्चित करने के लिए जो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो योजनाएं हैं उनके कार्यान्वयन का जो बेसिक रूप से हम बोल सकते हैं लाइक विकेंद्रीकरण वो सब करना, ठीक। तो यहाँ पर ये नाउ नेक्स्ट इज द मेगा फूड पार्क्स। तो ये जो है ये एक समूह दृष्टिकोण के आधार पर एक और अच्छी या फिर बोल सकते हैं अच्छी तरह से परिभाषित कृषि या फिर आपके हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो प्रोसेसिंग एरियाज़ होते हैं उसकी मतलब एक परिकल्पना की गई है जिसमें जो भी रिसेंट प्रोसेस्ड टेक्निक्स हैं, सुविधाएं हैं और इसके साथ ही साथ अच्छी तरह से जो स्थापित आपके आपूर्ति श्रृंखलाएं हैं ये सारी चीज़ें शामिल हो पाएँ। तो ये चीज़ें यहाँ पर नाउ इसका उद्देश्य है कि किसान को और जो भी आपके प्रोसेसिंग हैं यूनिट्स हैं और जो खुदरा विक्रेता रहते हैं उनको एक साथ यूनाइट करके एक साथ लाकर जो एग्रीकल्चरल मार्केट है उसके साथ जोड़ना और इसमें क्या हुआ मैक्सिमम जो वैल्यू एडिशन न्यूनतम अपव्यय यानी कम इन्वेस्टमेंट ये हमको सुनिश्चित करना है जिससे किसानों की जो इनकम है आय है उसमें इंक्रीजमेंट हो या फिर वृद्धि हो और विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार होते हैं ये उनके अवसर पैदा करे। नाउ नेक्स्ट इज द कोल्ड चेन इंफ्रा। तो इंटीग्रेटेड फॉर्म में कोल्ड चेन या फिर वैल्यू एडिशन और साथ ही साथ आपका जो प्रिजर्वेशन जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या अवसंरचना बोल सकते हैं इसके लिए एक योजना का उद्देश्य है जिसमें खेत से लेकर उपभोक्ता यानी कंज्यूमर के गेट तक बिना किसी बाधा के कोल्ड चेन सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज द प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो इसमें क्या है कृषि से रिलेटेड जो भी आपके समुद्री जो भी प्रोसेसिंग और कृषि के जो भी प्रोसेसिंग ग्रुप्स होते हैं उनके विकास के लिए बेसिकली ये योजना होती है और इसके अंतर्गत कृषि को पूरक करने और प्रोसेसिंग जो है उसको आधुनिक बनाने और कृषि जो वेस्ट है या अपशिष्ट है उसको कम करने हेतु एक अम्ब्रेला योजना है ये और इसका उद्देश्य है कि आपका एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता को बढ़ावा देना और रोजगार को बढ़ावा देना। तो सरकार ने क्या किया है जो आपके जिनको काम करना है यानी कामगार जो लोग हैं उनके लिए जो फूड प्रोसेसिंग से संबंधित प्रमाण पत्र और पाठ्यक्रम और इस क्षेत्र में 100% FDI के साथ साथ जो मार्केट है व्यापार है उसको इंक्रीज़ का प्रोत्साहन करने के लिए ये सारे चीज़ों को उन्होंने इसके अलावा भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण जिसको हम FSSAI बोलते हैं, ठीक है, ने भारत में खाद्य परीक्षण, ठीक है, और उसके जो भी बुनियादी जो
स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए आपके 59 जो फूड परीक्षण जो हम बोल सकते हैं कारखाने होते हैं, ठीक, तो उसको अपग्रेड करने के लिए तो 62 मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना इसकी योजना बनाई गई है। और इसके अलावा बेसिक सेम इस आधार पे ही भारतीय उर्वरक एवं पोषण अनुसंधान परिषद जो कि ICFNR होता है ने एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एरिया है उसकी यील्ड को बढ़ाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए फर्टिलाइज़र से रिलेटेड जो एरिया हैं उसमें रिसर्च के जो मतलब अवसर हैं उसमें सुधार करने की योजना बनाई है। और इसके अलावा आपके एग्रीकल्चर एवं उससे जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके जो भी एक्सपोर्ट हैं उसके डेवलपमेंट के लिए जो आपका प्राधिकरण है जिसको एपेडा बोलते हैं, और इन्होंने क्या किया, अनुसूचित उत्पादों के निर्यात पर ध्यान केंद्रित किया है और वैश्विक यानी वर्ल्ड लेवल पे जो फूड मार्केट है उस पर भारत की जो पोजीशन है उसको भी सुधारने का ये प्रयास कर रहे हैं। तो ये है हमारे पास बेसिक जो पॉइंट्स थे, और इसके अलावा कुछ वे फॉरवर्ड्स है तो ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ समझाने के पॉइंट्स नहीं है इसलिए मैं इसको आपको ये जो PDF है वो अवेलेबल करा दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो कि आप मतलब टेलीग्राम में जाके सर्च कर सकते हैं एग्री स्टडी यानी एग्री एग्ज़ाम विद स्वाति शुक्ला, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। सो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इसके MCQs जो हैं अब बस थोड़ा सा और 1-2 पॉइंट है जो सिलेबस का वो बचा हुआ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का, वो मैं कंप्लीट करके फिर आपको MCQs भी स्टार्ट कर दूँगी और करंट अफेयर्स भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल जो है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलते रहें।